बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के पार्ट 2 के ऊपर, जो है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट के क्या प्रोविजंस हैं, और टू बी ऑनेस्ट ब्लॉक क्रेडिट जीएसटी लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं आईटीसी ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो आईटीसी हमें एलिजिबल भी है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है, इसमें काफ़ी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है, कब आईटीसी मिलता है कब नहीं मिलता है। तो उसके ऊपर 17(5) जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है लॉ का, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। राइट, ये जो रेड मार्क पोर्शन है ये 1 फरवरी 19 के पहले का अमेंडमेंट है, इसको मैंने आपको डाल के रखा है जिससे आप उसको व्यू कर सको, बट हम डिस्कशन वही करेंगे जो 1 फरवरी 19 के बाद, मतलब यानी कि करंट डेट पे जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट, इसमें बात हो रहा है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनस। अगर कोई भी मोटर व्हीकल्स है जो बना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनस के लिए, उसका आईटीसी ब्लॉक है। इसका मतलब सिंपल है, मोटर व्हीकल्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है उसका आईटीसी अवेलेबल है। तो मोटर व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है उसका आईटीसी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ जो पर्सनस के ट्रांसपोर्ट के लिए है वो डिसअलाउड है। और पर्सनस के लिए भी कब डिसअलाउड है, अगर सीटिंग कैपेसिटी, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13 पर्सन, 13 लोगों से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर 13 लोगों से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है तो उसका आईटीसी अवेलेबल है। 13 लोगों से कम की सीटिंग कैपेसिटी है या इक्वल है तो उसका आईटीसी अवेलेबल नहीं है। राइट, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब आईटीसी कब कब अवेलेबल है, अगर वो इन सर सप्लाईज के लिए यूज किया जा रहा है। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, यानी कि मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ व्हीकल्स को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहा हूँ तो अवेलेबल है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग फ्लाइंग नेविगेटिंग व्हीकल्स, मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑन ड्राइविंग फ्लाइंग नेविगेटिंग व्हीकल्स का। और मोटर व्हीकल्स का डेफिनेशन ऑलरेडी मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से आपको बोरो करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट में दिया हुआ है कोई भी मोटर व्हीकल्स जो रोड्स पे यूज करने के लिए बने गए हैं और जिसका एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स से कोई भी प्रोपल्शन का पावर आता है। राइट, और includes a chassis to which a body has not been attached to। और मोटर व्हीकल जिसका चेसी हो बट उसके ऊपर बॉडी नहीं अटैच हो तो वो भी मोटर व्हीकल कहलाएगा। लेकिन कोई भी व्हीकल जो रेल के ऊपर चलता है, जैसे कि ट्राम, जैसे कि ट्रेन, उसको मोटर व्हीकल्स में कवर नहीं करेंगे। व्हीकल ऑफ अ स्पेशल टाइप फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री, जैसे कि फोकलिफ्ट ट्रक, कोई मतलब कोई ऐसा कुछ आइटम है जो गुड्स को उठाता है एक जगह से दूसरी जगह रखता है, वो उसमें चक्का लगा हुआ हो। मान लो फैक्ट्री में आपका कोई ऐसा रोबोट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाके आइटम को रखता है, उसमें चक्का लगा हुआ। डज इट मीन दैट इट इज अ मोटर व्हीकल? नो, इट इज ओनली फॉर यूज इन अ फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस। Vehicle having 4 wheels, less than 4 wheels with engine capacity not less than 25 cc। इसका मतलब मोटर बाइक जिसका 25 से सीसी से ऊपर है वो भी मोटर व्हीकल्स में आएगा। जो 25 सीसी से नीचे है यानी कि बाईसाइकिल, अगर मान लो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल नहीं है, वो नॉर्मल बाईसाइकिल है, उसके वो मोटर व्हीकल में नहीं कवर होगा। बाईसाइकिल है जिसका 25 सीसी से कम का अगर रखा हुआ इंजन, अगर ई बाईसाइकिल है तो उसके ऊपर आप वो मोटर व्हीकल्स में अगर लेस देन 25 सीसी है तो वो कवर नहीं होगा। जैसे कि बोला गया एक्सकवेटर्स और रोड रोलर्स। राइट, एक्सकवेटर्स और रोड रोलर्स अगेन फैक्ट्री में स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, सॉरी फैक्ट्री के बाहर यूज किए जाते हैं रादर। एक्सकवेटर्स और रोड रोलर्स, इज फॉर रोड रोलर्स में आपको पता है कि रोड को रोल करने के लिए होता है, उससे रोड को फ्लैट किया जाता है। एक्सकवेटर्स होते हैं जो जनरली चेन्स पे रहते हैं, जो चलते हैं तो उसके ऊपर वो भी इफेक्ट किया जाता है। राइट, उसका भी इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस में यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग मोटर व्हीकल में बोलेंगे। राइट, एक्सकवेटर मूविंग ऑन चेन्स एंड नॉट मेंट फॉर यूज ऑन रोड्स इज नॉट मोटर व्हीकल्स। जो एक्सकवेटर जो चेन पे हैं, जो रोड्स पे नहीं चलते हैं, उसके ऊपर नहीं है, जो सिर्फ रोड्स पे चलते हैं, सिर्फ उसी को मोटर व्हीकल्स में हम बोलेंगे। राइट, कोई भी फोकलिफ्ट ट्रक है जिसके ऊपर एक फोक टाइप का लगा हुआ है, ये जैसे 2 उंगली है, इससे सामान उठाते हैं फिर उसको जाके रख देते हैं, इसके ऊपर भी आईटीसी अलाउड है। नेक्स्ट, जेसीबी, टिपर्स, डंपर्स, ये सारी वो चीजें हुई जो माइनिंग के इक्विपमेंट है, जो आप माइन से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज, डंप करते हैं। जेसीबी मशीन्स होते हैं बड़े बड़े, आप देखोगे जेसीबी ट्रक्स होते हैं, इन सब पे आईटीसी अलाउड है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है। राइट, ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर 17(5), ब्लॉक क्रेडिट अंडर 17(5) के अंदर और क्या क्या डिसअलाउंसेस हैं। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड, यानी कि वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पर आईटीसी नहीं मिलता
except when they are used for making the following taxable supplies, namely further supply of such vessels or aircraft. कोई भी vessels और aircraft जिसका further supply हो, right, तो उसका ITC मिलेगा. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए हो तो उसका ITC मिलेगा. कोई ट्रेनिंग या नेविगेटिंग का उसमें लेसन मिलता हो तो ITC मिलेगा. गुड्स ट्रांसपोर्ट का कोई वेसल हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का वेसल हो तो ITC मिलेगा. तो अगर कोई खाली पर्सन का ट्रांसपोर्ट, मेरा अपना यॉट है, मैं वो खरीदा हूं, क्या उसका ITC मिलेगा? नहीं, राइट. ब्लॉक क्रेडिट अंडर 17(5). और क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट है? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अब जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ITC नॉर्मली तो ब्लॉक्ड है, लेकिन किसके लिए ब्लॉक्ड है? उन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के लिए जिसका अपना ITC ब्लॉक्ड है. अभी तक हमने डिस्कस किया कब ITC मिलेगा, कब नहीं मिलेगा ऑन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट. तो अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा है, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो उसका भी ITC ब्लॉक्ड है अगर मेन मोटर व्हीकल का ITC ब्लॉक्ड है. जैसे कि मोटर व्हीकल जो मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए, मैं अपने ऑफिस जाने आने के लिए एक गाड़ी रखा हूँ, उसका ITC मुझे नहीं मिलेगा. तो उससे रिलेटेड जो खर्चा भी है गाड़ी का, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी नहीं मिलेगा, राइट. नेक्स्ट, अगर कोई बस है, मोर देन 13 पर्सन्स की कैपेसिटी है, उसका ITC मिलता है, भले वो आने जाने के लिए ऑफिस के लिए हो, ऑफिस के पिकअप ड्रॉप के लिए हो, उसका ITC मिलता है. सिमिलरली उसके खर्चे होंगे अगर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो भी मिलेगा, राइट. Where the motor vehicles referred to in clause A or AA are used for the purpose specified therein. Input tax rate कब available है? If it is used for the purposes specified therein, right? और अगर मैन्युफैक्चर करता हूं मैं, मेरा काम है कि मैं मोटर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग में अगर मेरा कोई खर्चा होता है रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग का, तो उसका ITC मुझे मिलेगा, राइट. या फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने टाटा AIG हूं, मैं मोटर कार इंश्योरेंस का सर्विसेज देता हूं. अब इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे बिल करेगी जब कोई भी खर्चा आता है गाड़ी के ऊपर. इंश्योरेंस कंपनी तो उसका बिल मुझे रेज करेगी एज द इंश्योरेंस कंपनी. मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ. मोटर, आप मानो कि हुंडई वाले के पास एक गाड़ी है जो पूरी टूट गई थी, हुंडई वाले उसका बिल मेरे ऊपर करेंगे क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, तो मुझे उसका ITC मिलेगा, ओके. और कब ITC ब्लॉक्ड है? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग. तो अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में खाता हूँ, कोई आउटडोर केटरिंग, मेरे ऑफिस की पार्टी होती है, उसमें मैं कोई केटरिंग सर्विसेज लेता हूँ, उसका ITC ब्लॉक्ड है. ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप कोई सैलून में जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लेते हो या हेल्थ सर्विसेज लेते हो, आप कोई मेडिसिन खरीदते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसका ITC ब्लॉक्ड है. कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी आप कराते हो, उसकी ITC ब्लॉक्ड है. बट कब ITC मिलेगा? अगर मेरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई सेम नेचर का हो. जैसे कि मैं केटरर हूँ, राइट, मैं केटरर हूँ. अब मान लो कि डेजर्ट काउंटर के लिए मेरा अपना स्पेशलाइजेशन नहीं, तो मैं किसी और केटरर को आउटसोर्स कर देता हूँ वो काम. वो केटरर मुझे बिल करता है और मैं सामने वाली पार्टी को फाइनली बिल करता हूँ. तो यहाँ पे मुझे एज द केटरर, क्योंकि मेरा इनवर्ड सप्लाई भी केटरिंग है, आउटवर्ड सप्लाई भी केटरिंग है, मुझे ITC मिलेगा, राइट. सिमिलरली ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप समझो कि अगर कोई सैलून है जो अपना कोई एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया, तो उसका इनपुट भी ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज है, आउटपुट ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज है, तो ITC मिलेगा, राइट. सो ITC कब मिलेगा? जब मेरा इनपुट एंड आउटपुट सेम नेचर का हो, या फिर इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय एनी सर्विसेज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. इसका मतलब मेरा एम्प्लॉयर है, मान लो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी अपनी कंपनी है. अब मुझे फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि अगर आपके इतने एम्प्लॉयज होते हैं तो आपको मैंडेटरी एक कैंटीन अपने ऑफिस में रखना जरूरी है, राइट. तो मैं ऑफिस में कैंटीन बनाता हूँ बिकॉज मुझे फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को फूड एंड बेवरेजेस देना कंपल्सरी. तो इन दैट केस मेरा जो खर्चा है फूड एंड बेवरेजेस का, जो मुझे लॉ बोलता है कि आपको करना जरूरी है, उसका ITC मुझे मिल जाएगा. सो ऑब्लिगेटरी अगर एम्प्लॉयर के ऊपर है कि उसको देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, तब ये अलाउ हो जाएगा. जैसे कि एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि वो अपने एम्प्लॉय, जो भी उसके एयर होस्टेसेस हैं, उनका ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, उसका खर्चा खुद उठाए, तो उसका ITC उनको मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट, ITC कब ब्लॉक्ड है? और क्लब मेंबरशिप, आप किसी क्लब का मेंबरशिप लेते हो तो ITC नहीं मिलेगा. लेकिन ट्रेड एसोसिएशन है, मान लो कि CII है, पिक्की है, या कोई भी ट्रेड एसोसिएशन है, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो ये सारे ITC आपको मिल जाएंगे. बट अगर कोई क्लब का मेंबरशिप है,
जैसे कि आप किसी सैटरडे क्लब का, टॉलीगंज क्लब का या कोई भी ऐसे क्लब का मेंबरशिप लेते हो जो पर्सनल यूज के लिए होता है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आप किसी जिम का, किसी स्पोर्ट्स क्लब का मेंबरशिप लेते हो, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज ऑन लीव, कोई एम्प्लॉइज लीव पे है, उनको ट्रैवल बेनिफिट देने के लिए आप कोई टिकट खरीदते हो या कुछ करते हो, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल है तो आईटीसी मिलेगा, बट अगर कोई पर्सनल पर्पस का ट्रैवल है तो नहीं मिलेगा। बट ये सारी चीजों का आईटीसी अलाउ हो जाएगा अगर लॉ ऑब्लिगेटरी बना देता है एम्प्लॉयर पे कि आपको ये सर्विसेज देनी होंगी, तब आईटीसी इसका मिल जाएगा। ओके, और क्या है ब्लॉक क्रेडिट में? लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयर। इसका मतलब मैं जब गाड़ी खरीदता हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलता, जो मैंने आज फर्स्ट क्लॉज में डिस्कस किया। अगर मैं गाड़ी भाड़े पे लेता हूं तो भी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए गाड़ी है लेस देन 13 तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं भाड़े पे भी लेता हूं तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा वो गाड़ी। और अगर मुझे ओरिजिनल गाड़ी पे आईटीसी मिलता, यानी कि मैंने बस भाड़े पे लिया, मुझे उसका आईटीसी मिलता है बिकॉज इट इज फॉर मोर देन 13 पर्संस। तो अगर मैं रेंटिंग भी करता हूं मोटर व्हीकल्स का तो उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। तो कोई भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स है जिसका मोटर व्हीकल्स का आईटीसी मिलता है तो उसका रेंटिंग के ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल्स पे नहीं मिलता तो रेंटिंग का भी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर रेंटिंग का काम है मेरा, मैं इनपुट भी रेंटिंग है, आउटपुट भी रेंटिंग है। आप मुझे अप्रोच किए कि मुझे गाड़ी भाड़े पे चाहिए, गाड़ी मेरे पास नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास गया जिसके पास गाड़ी है, वो मुझे चार्ज करता है, मैं आपको चार्ज करता हूँ जीएसटी रेंटिंग के ऊपर, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर ऑफ द सेम नेचर होना जरूरी है आईटीसी लेने के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसका भी आईटीसी नहीं मिलता, बट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई अगर सेम नेचर का हो तो मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अगर ऑब्लिगेटरी ऑन द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो ऑब्लिगेटरी है उसका आईटीसी नहीं मिलता, राइट। कोई भी चीज अगर ऑब्लिगेटरी है तो उसका आईटीसी मिलता है। एग्जांपल, अगर मेरे ऊपर एक लॉ है कि जितने भी फीमेल एम्प्लॉइज है अगर आप उनको शाम को 8 बजे के बाद काम कराते हो, एज पर लॉ आपको उनको मोटर व्हीकल्स का फैसिलिटी पिकअप एंड ड्रॉप देना पड़ेगा, राइट। अगर ऐसा लॉ है तो मुझे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये लीगली कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, मैं मोटर व्हीकल्स रेंटिंग पे लेता हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलता। ओके, अब मैं आता हूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं कोई भी चीज का गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आप पेंटिंग कराते हो कोई बिल्डिंग में तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, आप बिल्डिंग खड़ी करते हो तो भी वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी ऐसी चीज जहां पे गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व हो लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, तो बिल्डिंग, लैंड वगैरह इन सब पे जनरली होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई नया बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, मान लो आप फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो या फिर कोई रेसिडेंशियल फ्लैट खड़ी कर रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप कोई सर्विसेज लेते हो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो आपने बिल्डर को हायर किया कि मुझे घर बना के दो, उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। बट अगर मैं प्लांट इन मशीनरी बना रहा हूं तो बड़े बड़े प्लांट बनते हैं जो कंपनीज के लिए जो फैक्ट्री बनती है, उसमें आप देखोगे बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लगता है, उसको भी इरेक्ट करने में काफी एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लांट इन मशीनरी के लिए है तो वो मिल जाएगा, राइट। इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी मेरा इनपुट भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा आउटपुट भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि आप मानो कि मुझे आपका बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब मैं बिल्डिंग बना नहीं पाता, मान लो कि एक पार्ट, तो मैं क्या किया कि मैं किसी और को आउटसोर्स कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं वो आपके लिए कॉस्ट है, आप उसका इनपुट नहीं दे सकते, बट मैंने जो सब कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं उसका इनपुट दे सकता हूं। मेरा इनपुट एंड आउटपुट सेम नेचर का है, मेरा फर्दर सप्लाई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट। कंस्ट्रक्शन वर्ड में क्या क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर्स। अब इन सब में से कोई भी वर्ड बोलो, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, कुछ भी आप बोलो, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि आप अगर कैपिटलाइज करते हो तो ही आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। कंस्ट्रक्शन वर्ड में आप तभी फॉल करोगे जब आप अपने बुक्स में उसको कैपिटलाइज करते हो। अगर आप कोई माइनर रिपेयर कराए अपने घर पे, वो नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन में। आपने अपने ऑफिस में माइनर रिपेयर करवाया या मेंटेनेंस करवाया, उसका आईटीसी मिलेगा, वो ब्लॉक नहीं है।
अगर आप नया कंस्ट्रक्शन कराते हो या पूरा तोड़ तोड़ के वापस बनाते हो या रेनोवेशन ऐसा कराते हो कि आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, तो ही आईटीसी ब्लॉक है। अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? प्लांट एंड मशीनरी में आएगा अपैरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, आप इन सब में से कोई भी नाम बुलाओ, या पाइपलाइन या टेलीकॉम टावर, इन सबको आप मशीन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन सबको मशीन बोलोगे, प्लस इसके नीचे का जो फाउंडेशन है या स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जिससे वजह से ये मशीन इरेक्ट होता है, तो वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में। फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को भी आप प्लांट एंड मशीनरी बोलोगे, राइट? और वो फाउंडेशन जिसके ऊपर ये मशीन टिका हुआ है उसको भी आप प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। भले ही वो सिविल स्ट्रक्चर हो, सीमेंट से, सैंड से बना हो, लेकिन वो सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी बना हुआ है तो वो सिविल स्ट्रक्चर प्लस उसके ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी बना हुआ है वो भी आएगा, राइट? उसको छोड़कर क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है प्लांट एंड मशीनरी से? लैंड एक्सक्लूडेड है, बिल्डिंग एक्सक्लूडेड है, राइट? या कोई भी और सिविल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी खड़ा नहीं है बट वो अलग से कोई सिविल स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आप पार्किंग स्पेस बनाते हो अपने बिल्डिंग में, तो वो भी एक्सक्लूडेड है। कोई भी टेलीकॉम टावर या पाइपलाइन जो फैक्ट्री से बाहर हो, जो आपकी फैक्ट्री से बाहर अगर कोई पाइपलाइन है तो वो भी एक्सक्लूडेड है, राइट? नेक्स्ट, कोई भी गुड्स और सर्विसेज, आप मानो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ मिल रहा है मुझे, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जो मुझे बिल्डिंग बना के दे रहा है, जहाँ पे वो मटेरियल भी यूज कर रहा है प्लस अपना लेबर भी दे रहा है। आप मानो कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये गुड्स का अलग है, सर्विसेज का अलग है, मटेरियल का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? तो इन दैट केस अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करता हूँ ऑन ओन अकाउंट, यानी कि मैं अपने नाम पे, खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ ओन अकाउंट पे, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलता। बट अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी बनाता हूँ ओन अकाउंट तो मुझे आईटीसी मिलेगा। सो अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग बना रहा हूँ उसमें मैं मान लो कि मैं गुड्स अलग ले रहा हूँ, सर्विसेज अलग ले रहा हूँ, तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नॉर्मली अगर मेरे अपने यूज के लिए है तो नहीं मिलेगा। अगर मेरा काम है कि मैं गुड्स और सर्विसेज लेता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं फर्दर सप्लाई करता हूँ उसको, मतलब कि मैं मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं मार्केट से सीमेंट खरीद रहा हूँ, स्टील खरीद रहा हूँ जिससे वो इरेक्ट हो सके, तो मैं जो सप्लाई करता हूँ उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बट मैं जो खरीदता हूँ सीमेंट, स्टैंड, स्टील, उसका आईटीसी मुझे मिलेगा, राइट? अब ये इसका समरी है। अगर आपका प्रॉपर्टी इमूवेबल है, नंबर 1 आपका प्रॉपर्टी इमूवेबल होना जरूरी है, तभी जाके वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तीसरा, वो कैपिटलाइज किया गया है बुक्स में, तो ही आपका आईटीसी ब्लॉक है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन होती है, जैसे कि वो मूवेबल हो जाता है, या फिर वो प्लांट एंड मशीनरी बन जाता है, या फिर वो कैपिटलाइज नहीं करके आप उसको पीएल में दिखाते हो, तो इन सब केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब इमूवेबल का डेफिनेशन दिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज, लैंड हो, बिल्डिंग हो, या कोई भी ऐसी चीज जो थिंग्स अटैच टू अर्थ को परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। यानी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप कोई पानी का टंकी लगाते हो, वो परमानेंटली अटैच टू अर्थ हो जाता है, तो उसको भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे, राइट? कोई बिल्डिंग के नीचे कोई राइट टू वे है, मतलब वो बिल्डिंग में घुसने के लिए कोई एक वे बनाया हुआ है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया क्योंकि वो अटैच्ड है टू अर्थ, राइट? ये सारे अलग अलग लॉज के डेफिनेशन है, बट सार यही है आपका कि एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। ये भी आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में अटैच टू अर्थ का मतलब है कोई भी चीज जो अर्थ के अंदर रूटेड हो, एम्बेडेड हो या अटैच्ड हो फॉर बेनिफिशियल परमानेंट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें को आप बोलोगे अटैच टू अर्थ, राइट? अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी प्लांट, अगर आप मानो कि आप प्लांट एंड मशीनरी है, आपने उसको नट्स एंड बोल्ट से नीचे ग्राउंड में अटैच कर दिया, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेयर अटैचमेंट इज इजीली डिटैचेबल फ्रॉम फाउंडेशन, इट इज नॉट परमानेंट। अगर आप इजीली आप उसको स्क्रू नट्स बोल्ट को आप डिटैच करोगे, वो अलग से लेके जा सकते हो, दैट इज नॉट परमानेंट। आपके घर पे मान लो फर्नीचर रखा हुआ है, नट्स एंड बोल्ट से टाइट है, आप उसको नट्स एंड बोल्ट खोले, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, क्या वो इमूवेबल है? आंसर इज नो। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स परमानेंट फिक्सिंग, embedding or attachment that makes it as part and parcel of the earth permanently, यानी कि आप उसको permanently earth का part बना देते हो, तो उसको आप बोलोगे movable. If it can be dismantled without causing substantial damage to the asset, it is a movable property. अगर कोई भी ऐसा asset है जिसको आप easily dismantle कर सकते हो, तो उसको आप बोलोगे movable property, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो without damaging the asset, राइट? उसको आप मूवेबल बोलोगे, राइट?
व्हेन एन आर्टिकल इज परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, अगर आप कोई आर्टिकल को परमानेंटली फास्टेन कर रहे हो टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप परमानेंटली अटैच कर दे रहे हो अर्थ को और उसका परमानेंस वही रहेगा वहां पे, और उसका इंटेंशन भी है कि वो वहां पे रहे और फैक्टम भी वही है कि वो अटैच टू अर्थ है, राइट? इन दैट केस उसको आप इमूवेबल बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। उसको छोड़कर बाकी सारे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉ में? गुड्स और सर्विसेज, इन सब पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, कोई भी टैक्स जो आप कंपोजिशन स्कीम में पे करते हो वो भी ब्लॉक्ड है। कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है वो भी ब्लॉक माना जाएगा। मतलब मैं कोई गुड्स और सर्विसेज ले रहा हूँ मेरे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मैं कोई क्लोथ खरीदता हूँ, टेक्सटाइल खरीदता हूँ, गारमेंट्स खरीदता हूँ, तो वो मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, आईटीसी ब्लॉक्ड है। मैं थर्ड बुलेट पे आता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। शॉर्ट लेवी, शॉर्ट कलेक्शन ड्यू टू फ्रॉड, कोल्यूजन विद इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस दिया कि आपने फ्रॉड किया, कोल्यूजन किया, आपने टैक्स इवेट किया, अब आप टैक्स भरो, मैं बोला कि ठीक है आप सही बोल रहे हो, मैंने टैक्स भर दिया, तो क्या जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। अगर मैं फ्रॉड के अंदर में टैक्स भरता हूं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मैं नॉर्मली विदाउट फ्रॉड भरता हूं नॉर्मल केस में तो आईटीसी मिल जाएगा। गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और कॉन्फिस्केटेड इन ट्रांजिट, यानी कि कोई भी माल रास्ते में जा रहा था बट वो रास्ते में पकड़ा गया क्योंकि उस माल में कोई ना कोई प्रॉब्लम था, राइट? मान लो कि आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था उसके अंदर, या फिर आपने वैल्यू जानबूझ के कम डिक्लेयर किया था उसका, या आपने प्रॉपर उसमें जो जगह था आप दिखा रहे हो कि माल जा रहा है वो उस जगह नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था, वो आप फ्रॉड कर रहे हो, तो उसके ऊपर आईटीसी आपका अगर पेमेंट करना पड़ता है आपको टैक्स का लॉ के अंदर में, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। गुड्स और कन्वेंस रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय, कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है अगर आप उससे गुड्स खरीदते हो तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। या कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन खुद खरीदता है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है तो आईटीसी मिल जाएगा, राइट? अब हम थर्ड बॉक्स पे आते हैं, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। कोई भी गुड्स था जो लॉस्ट हो गया, मान लो कि आप गुड्स खरीदा हुआ था, आपके फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, अब वो मिल नहीं रहा, कहीं चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया वो गुड्स, पूरा एकदम चिथड़ा चिथड़ा हो गया उसका फायर के बाद, तो उसका आईटीसी आप उसके अगेंस्ट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर आप उसको राइट ऑफ कर दे रहे हो, या फिर आप उसको किसी को फ्री में गिफ्ट दे रहे हो या सैंपल के तौर पे उसको दे दे रहे हो कि आपने आपका फ्री सैंपल है, टेक्सटाइल का एक प्रोडक्ट था, आपने उसको सैंपल के तौर पे दे दिया, उसका आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर कोई प्रोसेस लॉस हुआ, अगर कोई प्रोसेस लॉस है तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। मान लो कि आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ गैसेस इवेपोरेट हो गए, आप मान लो कि आप बना रहे हो मीथेन गैस, आपने खरीदा था उसके लिए रॉ मटेरियल, जब भी आप उसको बना रहे थे उसमें कुछ प्रोडक्ट्स इवेपोरेट हो गए एज पार्ट ऑफ प्रोसेस लॉस, तो प्रोसेस लॉस है तो उसमें आईटीसी आपका ब्लॉक नहीं होगा। अब नॉर्मल लॉस भी होता है तो भी आईटीसी आपका ब्लॉक नहीं होगा। अब गिफ्ट किसको बोलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया गिफ्ट में आईटीसी आपका ब्लॉक है। गिफ्ट मतलब वो कोई भी चीज जो आप वॉलंटरी ट्रांसफर करते हो, राइट? कोई भी ऐसी चीज जो आप वॉलंटरी ट्रांसफर करते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसका मतलब अगर आप देखोगे सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, गिफ्ट टैक्स एक्ट, इन सब में कॉमन क्या है कि वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है, राइट? एंड देयर इज नो कंसिडरेशन मनी, राइट? वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है, देयर इज नो कंसिडरेशन मनी, उसको आप बुलाओगे गिफ्ट, राइट? उसको आप बुलाओगे गिफ्ट। बट कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए हो रहा हो, मैं कैलेंडर्स फ्री में बांटता हूँ, मैं सबको मिठाई देता हूँ दिवाली का फ्री में, उन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा अपना प्रमोशन हो, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाया जाएगा, राइट? या फिर मैंने आपको बोला आप 1 लाख का मेरे से माल खरीदो, मैं आपको फ्री में एक मान लो कि मैं आपको फ्री में एक लेदर वॉलेट दूंगा, राइट? तो इन दैट केस वो सारी चीजें गिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि आप मुझसे माल खरीदोगे तो ही आपको मिलेगा वो, दैट इज नॉट अ गिफ्ट, दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बिना मतलब मैंने आपको दिया लेकिन मेरे को देने का कोई दायित्व नहीं था, मैंने आपको दिया क्योंकि मुझे देना था आपको, ग्रेट्यूटसली मैं आपको दिया हूं विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग इन्वॉल्व। अब जैसे कि मैंने आपको बताया गुड्स अगर लॉस्ट होता है तो आईटीसी ब्लॉक है, बट लॉस होने का आईटीसी मिलेगा। कोई नॉर्मल लॉस हो या अब नॉर्मल लॉस हो या फिर कोई स्टॉक डैमेज हो जाता है ड्यू टू कोविड का लॉकडाउन, राइट? तो इन दैट केस आईटीसी उसका ब्लॉक्ड है। अगर कोई नॉर्मल प्रोसेस लॉस हो तो उसका आईटीसी अलाउड है। कोई स्टोर्स में पड़ा हुआ था गुड्स, वो अगर लॉस हो गया तो ब्लॉक्ड है।
बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कोई लॉस हो गया आपका गुड्स का, तो आईटीसी ब्लॉक नहीं है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ आउटपुट। अगर मेरा आउटपुट डिस्ट्रॉय होता है, अगर मेरा आउटपुट डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या मुझे इनपुट और इनपुट सर्विसेज उसका दोनों रिवर्स करना पड़ेगा? इन माई माइंड अगर आप रिवर्सल करते हो तो आपको सिर्फ इनपुट का रिवर्स करना है। मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मेरे प्लास्टिक, मैं मोबाइल फोन बनाता हूँ, मेरा प्लास्टिक इन्वॉल्व था मोबाइल फोन में, और मेरा मान लो उसमें सर्विस भी था लेबर का, तो लेबर का जो सर्विस था उसके अगेंस्ट मैं आईटीसी रिवर्स नहीं करूँगा, राइट? ओनली गुड्स के रिस्पेक्ट में करूँगा। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू इज रिकवरेबल। अगर मान लो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ बट कुछ ना कुछ रिकवरेबल है उसका, 1 लाख का गुड्स अब आप 50,000 में बेच रहे हो, तो इन दैट केस क्या वो लॉस मान लिया जाएगा? क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? तो माई माइंड अगर आपका रिकवरेबल है सैल्वेज वैल्यू, तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, राइट? लेकिन शर्त ये है कि आप सेम एचएसएन कोड में बेचो। आप उसको एज वेस्ट मटेरियल्स नहीं बेच सकते, आप उसको मे बी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचो, या फिर आप उसको बेचो, एग्जाम्पल कि कोई शर्ट था, शर्ट के अंदर मान लो कि कुछ कुछ धागा निकला हुआ है, तो वो शर्ट नॉर्मली 1000 का बिकता है, वो 700 का बिक रहा है, वो आईटीसी अलाउड है। बट वो शर्ट इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि अब उसको हम लोग रैग्स के तौर पे बेच रहे हैं, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने से क्या आंसर बदलेगा? तो माई माइंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो या ना हो, अभी तक हमने जो डिस्कस किया आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, राइट? अब हम एक जजमेंट पे आते हैं जो है एआरएस स्टील्स एंड अलॉय इंटरनेशनल मद्रास हाई कोर्ट का। इस जजमेंट में क्या बोला गया कि एसएससी बिलेट्स और इनगॉट्स के मैन्युफैक्चरिंग में था, फेयर इनफ, स्टील का ही पार्ट है ये, बिलेट्स एंड इनगॉट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स के टाइप हुए। तो इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ कुछ पोर्शन ऑफ इनपुट्स का लॉस हो गया। डिपार्टमेंट आके बोला कि आप इसका इनपुट को रिवर्स करो। इसमें बोला गया कि कोई भी लॉस जो कंजम्पशन ऑफ इनपुट से हो रहा हो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनहेरेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ये होना ही होना, ये लॉस वो अगर होता हो, उसके वजह से आपका कभी भी आईटीसी रिवर्सल नहीं होगा, आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। तो ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है, इस जजमेंट को मैंने कोट किया आपके रेफरेंस के लिए, राइट? With this, I come to the end of the session. Thank you so much once again for giving me a very patient hearing. See you in another video. Thank you.